नमस्ते बच्चों। पाठ 1.2 गुल्ली डंडा। गुल्ली आधे बित्ते के आकार का एक बेलनाकार डंडा होता है ना, लकड़ी का, जो दोनों ओर से नुकीला होता है। इसे ही गुल्ली कहते हैं। और डंडा 2.5 फुट 3 फुट का एक बेलनाकार डंडा होता है, जिसके माध्यम से गुल्ली को मारा जाता है। हमारे तरफ इसे लिब्भा डंडा के भी नाम से जाना जाता है। इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका जो वास्तविक मूल नाम था वो धनपत राय था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ ही हंस, माधुरी, जागरण जैसे प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थ मतलब सच्चा सत्य चित्रण है। इस प्रकार सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। आइए पाठ पढ़ते हैं बच्चों। लेखक कह रहे हैं कि हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। लेखक कह रहे हैं कि मेरे अंग्रेज दोस्त माने या ना माने, मैं गुल्ली डंडा को सब खेलों का राजा मानता हूँ। मैं लड़कों को जब इस खेल को खेलते हुए देखता हूँ, है ना, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और मेरा मन करता है कि मैं भी उनके साथ जाकर खेलने लग जाऊँ। इसलिए क्योंकि इसमें ना लॉन की ज़रूरत है ना, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसमें नेट की ज़रूरत होती है ना, जाली वगैरह की ज़रूरत होता है। उस खेल को खेलने के लिए रैकेट, उनकी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। थापी मतलब बैट होता है। क्रिकेट खेलने के लिए बैट की आवश्यकता होती है ना। तो और उनके क्या होते हैं, नियम होते हैं कि ग्राउंड होना चाहिए। उनके खेलने के नियम में संख्याएं निर्धारित होती है कि उसमें इतना खिलाड़ी होना चाहिए। परंतु मज़े का बात यह है कि जो गुल्ली डंडा है उसमें ऐसा कुछ भी नियम कानून नहीं होता है ना। मज़ा से जाइए, पेड़ पर एक टहनी काट लो और गुल्ली बना लो, और 2 भी व्यक्ति, अगर एक हम और एक कोई दूसरा, 2 व्यक्ति अगर आ जाए तो यह खेल चालू हो जाता है। क्योंकि इसमें खेलने का साथियों का है ना निश्चित नियम नहीं है। जितना अधिक आ जाए और ना आए तो भी 2 व्यक्ति से यह जो खेल है शुरू हो जाता है। ऐसा जो है लेखक कह रहा है कि इसी कारण से जो है गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। विलायती मतलब विदेशी। जो विदेशी खेल है, विदेश के जो खेल है, उसमें सबसे बड़ा ऐब है। ऐब मतलब दोष
कि उनके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। विलायती खेलों में दोष क्या है कि विलायती खेल को खेलने के लिए जब तक आप 1 सैकड़ा मतलब 100 रुपये खर्चा नहीं करोगे, तब तक वह खेल का जो सामग्री है वो नहीं आ पाता है, और वो नहीं आ पाता है मतलब वह खेल संपन्न नहीं होता है। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर्रा फिटकरी के चोखा रंग दे देता है। बिना हर्रा फिटकरी मतलब यह एक कहावत है कि बिना खर्चा किए ही, बिना 1 पैसा खर्च किए ही काम संपन्न हो जाना। तो गुल्ली डंडा लेखक कह रहा है कि ऐसा खेल है जिसमें 1 भी पैसा खर्च है ना करना नहीं पड़ता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। लेखक आगे कह रहे हैं कि आज के दौर पे जो हम लोग हैं, हम अपने जो देश के जो खेल है, देसी खेल है, उसे हम भूल रहे हैं, जिनमें पैसा नहीं लगता है, और जो विदेशी खेल है हम उनके पीछे भाग रहे हैं, अर्थात वो हमको भा रहा है ना। जैसे आज बच्चे पबजी, फ्री फायर गेम खेल रहे हैं और उसके लिए मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हैं, है ना। उसमें क्या है, आंखें भी ख़राब हो सकता है लगातार खेल खेलने से, मानसिक तनाव होता है, पढ़ने में रुचि नहीं रहती है, तो तरह तरह से उनके क्या है नुकसान है। फिर भी हम जो है इस आधुनिक विलायती खेलों के पीछे भाग रहे हैं। स्कूलों में तो हर एक लड़कों से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। आज विद्यालयों में क्रीड़ा शुल्क के रूप में बच्चों से जो है शुल्क लिया जाता है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता है कि भारतीय खेल को बच्चों को खिलाया जाना चाहिए, है ना। विद्यालय में यही खेल विद्यालय में करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इनमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। जो विलायत का जो खेल है वो केवल धनवानों के लिए है ना, जिनके पास पैसे हैं। फिर भी आज इस तरीके से समाज में माहौल हो गया है कि गरीब लड़कों के सिर यह जो व्यसन है, जो नशा है, यह गरीब बच्चों तक पहुंच चुका है। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है। लेखक कह रहा है कि मैं मानता हूं कि गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने और टांग टूट जाने का भय नहीं रहता है? क्रिकेट में भी तो खतरा है ना, क्योंकि उससे सिर फूट सकता है, तिल्ली फट सकती है ना, नस फट सकता है, टांग भी टूट सकता है। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, लेखक कह रहे हैं कि बचपन में हम गुल्ली डंडा खेलते थे तो कई दोस्तों को गुल्ली से जो है ना लगा है माथे पर चोट, तो उसका निशान आज तक बना है। तो हमारे कई दोस्त ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। थापी मतलब बैट, क्रिकेट खेलते हैं तो बैट से जो लगा है कई बच्चों को, तो इतना ज़ोर से लगा है कि वे आज जो है पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान है क्रिकेट का, है ना। यह अपनी अपनी रुचि है कि किस व्यक्ति को क्या खेल अच्छा लगता है। लेकिन लेखक कहता है मुझे तो सब खेलों में जो गुल्ली डंडा है वही खेल अच्छा लगता है, और बचपन की मीठी स्मृतियाँ में ही गुल्ली सबसे मीठी है। और बचपन में मैंने जितना भी खेल खेला, उन सब खेलों में जो गुल्ली डंडा का खेल है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस खेल को खेलने के लिए पैसे खर्च करना नहीं पड़ता है ना। बढ़िया किसी पेड़ की टहनी को काट लो, गुल्ली डंडा बना लो, और यह एक भारतीय खेल है जो बड़ा सीधा साधा खेल है। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न ना थापी की। इसीलिए मुझे यह खेल सब खेलों में राजा लगता है, ऐसा जो है लेखक कह रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि वह प्रातः काल से घर से निकल जाना, सुबह सुबह घर से
निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना। जब हम बचपन में थे तो सुबह सुबह हम घर से निकलते थे और पेड़ों पर चढ़ जाते थे और पेड़ों की जो पतली पतली टहनियाँ हैं उसको हम लोग काटते थे और गुल्ली डंडा बना लेते थे। उस समय हमारे मन में बहुत उत्साह रहता था, खुशी होता था और हम लोग खिलाड़ियों के जमघट अर्थात झुंड में रहते थे। वह पदना और पदाना है ना, दांव देना और दांव लेना। पदना मतलब हारना, पदाना मतलब हरवाना। और बचपन के वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना रहता था। जो हमारा बचपन था वो कितना अच्छा होता था कि हमारे अंदर कोई अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, है ना, जिसमें कोई अमीरापन का चोचला नहीं था, कोई घमंड करने का गुंजाइश ही नहीं था। वह कितना सुंदर बचपन था। जब जब घर वाले बिगड़ते रहते हैं, है ना, बिगड़ते रहते हैं मतलब गुस्साते रहते हैं कि पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो गुस्सा कर रहे हैं कि अब तक लड़का घर नहीं आया है ना, रोटी जो है ठंडी हो रही है। और एक हमारी जो अम्मा है वो द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती है कि लड़का कहाँ है, कहाँ खेल रहा है। लेकिन उनके विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है ना। वो मुझे देख रहे हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, इतनी देर तक घर नहीं आया है। लेकिन उनके इन सोच को अगर मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा भविष्य बिगड़ रहा है ना। अगर मैं घर चला जाऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं जो आनंद पा रहा हूँ पदाने का, है ना, अपने दोस्तों को हराने का, वह मैं नहीं पाऊँगा। वह खुशी मुझको नहीं मिलेगा, अर्थात मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इतना मतलब अच्छा खेलते हुए, है ना, अपने साथियों को हराते हुए लगता है मन में। हम जब खेलते थे तो ना नहाने की सुध होती थी ना खाने की, है ना। गुल्ली है जो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों और कम मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ होता था। हम बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे तो संसार की जो सारी मिठाइयों का जो स्वाद है वह स्वाद इस खेल में होता था। मेरे हम जोलियों में एक लड़का गया नाम का था। लेखक आगे कह रहे हैं कि मेरे बराबर वाले दोस्तों में मेरा जो एक साथी था उसका नाम था गया। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट, है ना। गुल्ली कैसे ही हो पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। लेखक कह रहा है कि मेरा एक दोस्त था जो है ना, जिसका नाम गया था, बंदरों की तरह दिखता था, है ना। उसको जो हाव भाव था, जो तौर तरीका था, वो बहुत चंचल और चपल था। गुल्ली डंडा ऐसा खेलता था कि जैसे छिपकली कीड़े को खा जाती है, कीड़ा बच नहीं पाती है, वैसी जो गुल्ली है वो गया से नहीं बच पाती थी और गया उसे मार देता था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैम्पियन। जो गया था वह हम सभी साथियों में सबसे ज़्यादा गुल्ली खेलने में क्या था, माहिर था, मतलब अच्छा था। जिसकी तरफ वह जाए उसकी जीत निश्चित थी। जो गया नाम का लड़का है वो जिस टीम में शामिल होता है उस टीम का जीतना निश्चित होता था। इसलिए लेखक लोग क्या करते थे कि उसे दूर से ही देखते तो उसका स्वागत करते और अपना गोया बना लेते थे, मतलब अपना दोस्त बना लेते थे कि हमारे साइड में रहना। किसको बना लेते थे, गया को।
एक दिन मैं और गया दोनों ही खेल रहे थे। लेखक कह रहा है कि मैं और गया हम दोनों खेल रहे थे। एक दिन वह पद रहा था, वह जो है पदा रहा था और मैं पद रहा था। लेखक कहना चाहता है कि मैं हार चुका था इसलिए वो मुझे हरा रहा था, है ना। मतलब मैं दांव दे रहा था, वो दांव ले रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, है ना। अगर हम जीत गए हैं तो सामने वालों को, है ना, सामने वाला को जो है हराने में हम क्या हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, हमको खुशी होता है। पदना 1 मिनट का भी अखरता है, और अगर हम हार जाएं और दांव दे रहे हों तो हमें एक पल एक युग जैसा लगता है। तो लेखक हार चुका है यहाँ पर, है ना, दांव दे रहा है और दांव ले रहा है कौन, गया। तो लेखक कह रहा है कि मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, मतलब मुझको दांव देना ना पड़े इसलिए मैंने सब प्रकार से जो है प्रयास किया। जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है ना। जो ऐसे होने पर भी, शास्त्र सम्मत ना होने पर भी क्या है, क्षम्य है, अर्थात शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र द्वारा समर्पित। तो कहने का यह है कि गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। मैंने बहुत प्रयास किया कि मुझे दांव देना ना पड़े, लेकिन गया यह था कि वो मान नहीं रहा था। मैं घर की ओर भागा, है ना। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ था। लेखक कह रहा है कि मुझे दांव देना ना पड़े इसलिए मैंने सकल उपाय किया, लेकिन गया था कि वो मान नहीं रहा था, इसलिए मैं भागा। तो गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ। पदाया है तो बड़े बहादुर बन के, और पदने के बेर क्यों भागते जाते हो। गया क्या कहता है कि जब मैं हारा था तो तुमने मुझे खूब हराया, अब तुम्हारी हारने की बारी आई तो तुम घर जाने की बात करते हो, ऐसा कैसे होगा। तो लेखक कह रहा है कि मैं दौड़कर भाग रहा था तो वो पकड़ लिया और डंडे से ऐसा जो है तान कर कहा, डंडे दिखाकर, तुम दिन भर पदाओगे तो मैं दिन भर पदता रहूं, तुम दिन भर हराओगे तो क्या मैं दिन भर हारता रहूंगा यहाँ। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा, तुम्हें दिन भर हारना पड़ेगा। ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं, क्या मुझे खाना नहीं खाना है। वो बोलता है नहीं, तुम मेरा दांव दिए बिना बिल्कुल नहीं जा सकते। तो लेखक कहता है क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूं। तो गया कहता है हाँ मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूं, देखो तो मेरा तुम क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दांव दिया है तो दांव लेंगे। तुम जब हराए थे तो हम हार रहे थे, है ना, और हमारे बारी आया है तुम्हें हराने की, तो तुम कैसे जाओगे। हम हारे हैं तुम्हारे सामने, तुम भी हमारे सामने हार के ही जाओगे, ऐसे कैसे भाग जाओगे, मैं नहीं जाने दूंगा, ऐसा गया कहता है। तो आगे लेखक कहता है अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। गया कहता है कि वो तो पेट में चला गया, कल तुम अमरूद खिलाए थे तो निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया था, मैं तुमसे मांगने गया था क्या। जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा, ऐसा लेखक कहने लगा। अक्सर ऐसा बचपन में होता है कि हम किसी को कुछ खिलाते हैं तो जब हमारा संकट का समय आता है तो हम उसे याद दिलाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा किया था तो तुम हमारा मदद करो, है ना। वैसे ही लेखक ने भी किया। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है ना। लेखक क्या समझ रहा है कि मुझे दांव देना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इसे अमरूद खिलाया है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही तो इसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो लोग स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझे दांव लेने का क्या अधिकार, ऐसा कौन सोचता है। लेखक जब बचपन में था तो रिश्वत देकर तो लोग खून पचा लेते हैं। यह मेरा अमरूद यूँ ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे वाके 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे।
यह सरासर अन्याय था। लेखक कहता है कि उसके पिता की कोई औकात नहीं कि वह उसे अमृत खिला सकता है, लेकिन मैं उसे अमृत खिलाता हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा न्याय नहीं करेगा। मैं हार चुका हूँ तो वो दांव नहीं लेगा, मुझे छोड़ देगा क्योंकि मैं उसे अमृत खिलाता हूँ। ऐसा जो है लेखक सोचता है। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा कि मेरा दांव देकर जाओ, मैं अमृत समृत नहीं जानता। ऐसा जो है गया कहता है कि मैं तुम्हारा अमृत वगैरह मैं नहीं जानता भाई, तुम मेरा दांव दे के जाओ, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। मुझे न्याय का बड़ा बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने ना देता था। इस प्रकार लेखक कहता है कि मैं अमृत खिलाता था, इसलिए मुझे लगता था कि मैं इसे याद दिलाऊंगा तो ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो कहाँ था छोड़ने वाला। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ लिया था, मरोड़ रहा था हाथ को नहीं जाने दूंगा करके। तो मैंने उसे गाली दे दी, तो उसने मुझे और ज़ोर से गाली दी, है ना, कड़ी गाली दे दी, मतलब और ज़्यादा गाली दिया। और गाली ही नहीं, एक चांटा जमा दिया। गया ने लेखक को मार दिया, मैंने उसे दांत काट दिया। तो लेखक कहता है जब उसने मारा तो मैंने उसको दांत, है ना, अपने दांत से उसके हाथ को काट दिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, तो गया ने क्या किया, उसके पीठ पर वार कर दिया डंडा से। तो लेखक फिर क्या हो गया, रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। जब बचपन होता है और बचपन में हम अपने साथी से लड़ते हैं, तो जब किसी का ज़्यादा हो जाता है मारपीट, तो जिसको मार ज़्यादा पड़ता है वो रोने लग जाता है, तो हम डर जाते हैं कि भाई ये हमारे घर में आ जाएगा, शिकायत करेगा, तो हमारे माँ बाप हमें डांटेंगे, है ना। जब कोई बच्चा रोता है तो हमें डर लग जाता है कि हमारा शिकायत होगा, तो शिकायत होगा तो हमें क्या हो जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा, घर में डांटेंगे। तो ऐसे ही जो है लेखक रोने लगा, तो गया उसे क्या करता है, छोड़ देता है। तो मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, है ना। लेखक खुश हो गया, रोया और गया ने छोड़ दिया। तो लेखक जो है अपना आंसू पोंछ लिया और डंडे की चोट को भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। इस प्रकार जो लेखक है वो खुश हो जाता है क्योंकि गया ने उसे छोड़ दिया है, और अपना आंसू पोंछकर सब मारपीट को भूलकर वो घर की ओर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि अब उसे दांव देना नहीं पड़ेगा, वो दांव देने से अब बच चुका है ना। इसलिए प्रसन्न होकर वो क्या करता है, घर की ओर आगे बढ़ता है। उन्हें दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। जो लेखक का पिताजी है ना, वो क्या है, किसी विभाग में काम करते हैं, तो उनका बदली हो गया। तो बदली हो गया तब उनको जगह चेंज करना पड़ेगा, है ना। अब वो उस जगह नहीं रह सकते हैं जहाँ नौकरी का ट्रांसफ़र होता है, वहाँ उसे जाना पड़ता है। तो लेखक के पिताजी का क्या हो गया, बदली हो गया। तो लेखक के मन में खुशी छा गया कि अब उसे जो है नई दुनिया देखने को मिलेगा, है ना। नए उनके जो है क्या है, साथी हो जाएंगे। इस प्रकार उसे अपने पुराने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना था, क्योंकि वो बच्चा था। इसलिए उसे खुशी है कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा, दूसरी दुनिया देखूंगा, है ना, एक नई दुनिया होगा मेरे लिए। परंतु उसके जो पिताजी थे वो बहुत दुखी थे, क्योंकि वह बड़ी आमदनी की जगह थी, उसके पिताजी को वहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। उनकी माँ भी बहुत दुखी थी, क्योंकि यहाँ जो सब चीज़ था वो सस्ते में मिल जाता था। मोहल्ले वालों के साथ उनका जो माँ का मेल जोल है, जो अपनत्व है, वो उनके सामने व्यवहार जो है सुंदर होने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर क्या हो गए थे, सबके साथ घुल मिल गई थी, एक घर जैसा हो गया था। लेकिन लेखक को खुशी का ठिकाना ना रहा, वो बहुत खुश था। लड़कों में जेट उड़ रहा था, है ना। लड़कों में वो क्या कर रहा था, जेट उड़ना मतलब घमंड से बात कर रहा था, है ना, ऊंची ऊंची बात कर रहा था कि हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसे घर थोड़ी होते हैं, ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, है ना। इस प्रकार से तारीफ कर रहा है। जो लेखक है वो बचपन में था, तो उनके पिताजी का बदली हुआ, तो बता रहे हैं अपने दोस्तों को कि हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ यहाँ जैसा छोटा मोटा घर नहीं होता है, ऊंचे ऊंचे घर होते हैं, वहाँ बिल्डिंग हुआ करती है ना। और
इतना बड़ा बड़ा होता है कि आसमान तक ऊंचा होता है। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाया करता है। ऐसा जो है लेखक अपने दोस्तों को बता रहा है कि वहाँ अंग्रेजी माध्यम का स्कूल हुआ करता है। वहाँ पर जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को मारते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ मारने पर पनिशमेंट होता है शिक्षकों को, उनको जेल हो जाया करता है। ऐसे करके जो है ऊंची ऊंची बातें जो है लेखक अपने दोस्तों को क्या कर रहे हैं, बचपन में कर रहे हैं। और वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको दूसरे जगह को क्या है, देखने को मौका मिलेगा। और उनके जो दोस्त हैं वो चुपचाप उनकी बातें को आश्चर्यचकित होकर क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लेखक को ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझसे, है ना, ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं प्रतिस्पर्धा की इस युग में सबसे आगे हूँ और वो पीछे हो गए हैं। ऐसा उनके चेहरे के भाव को देखकर लेखक को लग रहा है। और वो कह रहे हो जैसे उनके दोस्त क्या कह रहे हो कि तू भाग्यवान है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में ही जीना है और मरना है। तुम अच्छे किस्मत वाले हो, है ना, कि तुम संपन्न हो, कि तुम्हें देश दुनिया देखने को मौका मिल रहा है नए नए। और हम एक हैं कि हम गरीब हैं, हमको तो यही जीना है और मरना है इसी उजड़ गांव में। ऐसा उनके दोस्त कह रहे हैं। ये जो भाव है ऐसा लेखक को लग रहा है, ऐसा वो बता रहा है। आगे भाग दूसरे भाग में पढ़ेंगे।